Bismillahirrahmanirrahim. Today's our lecture is about the arrangement of posterior teeth in complete denture. This is in continuation of the previous lecture in which we studied arrangement of the anterior teeth. In anterior teeth we saw that main function of setting in an ideal position of the anterior teeth was aesthetics, phonetics and function. But in posterior teeth there is more function and objectives of arrangement of posterior teeth is also preservation of the alveolar ridge, masticatory efficacy, retention and stability during function, health and comfort of the temporomandibular joint. जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा कि आइडियल पोजीशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज दैट वेयर दे ग्रीव, तो इसी तरह से हमने पोस्टीरियर टीथ जो हैं उनकी भी आइडियल पोजीशन हमने देखनी है कि उनको हमने कहाँ लगाना है और किस तरह लगाना है। तो कहाँ लगाने से ये है कि आप अगर अपर की हम देखें या लोअर की देखें तो उसमें मोस्ट जो इसकी फेवरेबल पोजीशन है वो सेंट्रिक ओक्लूजन है एंटीरियर पोस्टीरियर। मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन पे हमने आर्टिकुलेट किया टीथ को और नॉर्मल वर्टिकल जो हमने डिटरमिन किया उस हाइट पे। तो हमारे पास मोस्ट रिट्रूडेड पोजीशन और वर्टिकल है जहाँ पर हमने टीथ को लगाना है। इसमें सेंटर ऑफ द लोअर रिज जो है वो डिटरमिन करता है न्यूट्रल जोन को, कहाँ से शुरू होता है कॉर्नर ऑफ द माउथ से और जाता है सेंटर ऑफ द रिट्रोमोलर पैड तक। इसी तरह अपर में जो है वो हम K9 टिप से लेके पोस्टीरियरली अलोंग दी साइड ऑफ द रिज जो है जो आपकी पैलेटल कस्प हैं अपर मैक्सिलरी टीथ की, उनको जो लोअर की रिज है सेंटर ऑफ द रिज वो आती है आपके जो सेंट्रल फोसाज ऑफ द लोअर मोलर्स पे। तो इस तरह से हम इनको डिटरमिन करते हैं कि किस तरह से हमने ये लगाने हैं। अब इसमें ये है कि स्टार्ट से आपने देखा कि K9 जो है वो आपका टर्निंग पॉइंट है, उसका हाफ जो है आपको इंटीरियर शो कर रहा है और पोस्टीरियर हाफ जो है वो डिस्टल साइड पे चला गया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि मैक्सिलरी अगर हम मैक्सिलरी टीथ पहले लगा रहे हैं, मैंडिबुलर टीथ पहले लगा रहे हैं या दोनों को साइड बाय साइड एक मैक्सिलरी लगाया उसके बाद ये टाइप्स ऑफ आपके सेटअप हैं। तो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर अगर हम अपर से शुरू करते हैं तो हमने इसका जो है वो ओक्लूजल प्लेन जो आपने डिटरमिन किया है। ओक्लूजल प्लेन किस तरह डिटरमिन आपने किया कि एक तो इसका ये है कि ये एला ट्रेगस लाइन आपने ऑक्सिस प्लेन से डिटरमिन किया और वही आपका ये ओक्लूजन रिम का इंफीरियर बॉर्डर है। दूसरा इसका तरीका ये है कि पैरोटिड ग्लैंड की स्टेंसन डक्ट जो है ये सेकंड मोलर से तकरीबन 1/4 इंच से इसके नीचे आ रही है, उसे भी डिटरमिन कर लिया। तीसरा इसका तरीका ये है कि आपने इसको लोअर कॉर्नर ऑफ माउथ से सेंटर ऑफ द रिट्रोमोलर पैड तक जो है वो लाइन ली है
वो भी आपका ये ओक्लूजल प्लेन डिटरमिन कर रही है। चौथा इसका ये है कि आपकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग के दरमियान जो एक लाइन बन रही है, उससे भी आप आइडिया ले लेते हैं ओक्लूजल प्लेन का। इसी तरह का इनर साइड ऑफ द चीक जो है, वहाँ से भी आपने ये ओक्लूजल प्लेन जो लाइन बन रही है इनवर्ड ऑफ द चीक, उससे भी आइडिया ले लिया। तो ओक्लूजल प्लेन हमने डिटरमिन कर लिया है। और ये जो सेटअप अब हमने शुरू किया है, या तो मेटालिक एक टेम्पलेट है, आगे जाके आपको दिखाएंगे, या आपने अपनी ग्लास स्लैब से ही जो है ना इसके ऊपर अपर मैक्सिलरी टूथ को रख के शुरू किया है। तो ग्लास स्लैब के ऊपर जब आपके इंटीरियर में आपने देखा सेटअप किया, तो सेंट्रल इंसाइजर का इंसाइजल एज लैटरल 1/2 to 1 मिलीमीटर ऊपर रखा। टेपरिंग में ज़्यादा हुआ, फीमेल में ज़्यादा हुआ, इस तरह से हमने डिस्कस किया। और K9 जो है उसकी टिप जो है वो ग्लास स्लैब के साथ टच कर गई। अब मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर हमने पोस्टीरियर शुरू किए हैं, तो उसमें जो है ये बक्कल कस्प जो है इसकी वो टच कर रही है, और ये या तो वर्टिकल है इसका मिड लाइन के साथ, या फेशियल प्लेन जो है उसके साथ, या जो है ना वो स्लाइटली मीडियल है। तो एक कस्प इसकी बक्कल कस्प जो है वो ओक्लूजल प्लेन के साथ टच कर रही है, दूसरी 1/2 to 1 मिलीमीटर हाई है। Buccal cusp contacts the occlusal plane and the palatal cusp is 1 millimeter short. मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर हमने लगाना है, तो उसमें ये है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ इज पैरेलल टू द वर्टिकल when viewed from the front and the side। और इसमें जो है वो आपकी दोनों कस्प हैं विल टच दी ओक्लूजल प्लेन। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड आपका जो सेटअप है उसमें ये चीज़ें देखते हैं। बोथ बक्कल एंड पैलेटल कस्प्स आर इन कांटेक्ट विद द ओक्लूजल प्लेन। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जो है ये लॉन्ग एक्सिस टिल्ट्स बक्कली, ये आउटवर्ड आ जाता है। इसकी इंक्लिनेशन जो है पहले में मीजियल या वर्टिकल थी, दूसरे में टोटल वर्टिकल, और तीसरा फर्स्ट मोलर जो है इसमें आपकी ये बक्कल साइड पर भी है और डिस्टल साइड पर भी। तो इसको हमने लॉन्ग एक्सिस जो है वो टिल्ट करेगा डिस्टल साइड पे फ्रॉम दी साइड अगर हम देखेंगे प्रॉक्सिमल व्यू में, और बकली हम देखेंगे तो इसमें जो है वो आपका बकली व्हेन व्यूड फ्रॉम दी फ्रंट। तो इसमें ये है कि आपकी ग्लास स्लैब के साथ मीजियोपैलेटल कस्प जो है शुड टच दी ग्लास स्लैब, और बाकी अदर 3 कस्प जो हैं वो शुड बी अवे फ्रॉम दी ग्लास स्लैब। ओनली द मीजियोपैलेटल कस्प कॉन्टैक्ट द ओक्लूजल प्लेन। ये इस तरह से इसका बक्कल और प्रॉक्सिमल व्यू बनेगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जब हम लोर लगाएंगे तो मीजियो बक्कल कस्प ऑफ दी मैक्सिलरी अपर परमानेंट मोलर
should coincide with the buccal groove of the mandibular permanent molar। तो ये मेन इसकी ये की जो है, जब हम सेटअप करते हैं अपोजिंग जो कहाँ पर टीथ लगाने हैं सब, तो उसमें मीजियोबक्कल cusp of maxillary permanent coincide with the buccal groove of the mandibular permanent molar। तो इसमें एक तो ये है कि जब आप अपर लोअर आपने एंटीरियर से लगाए तो उसमें टिप ऑफ द K9 जो है वो कनाइन रिलेशन हमने की कि टिप ऑफ द K9 जो है शुड कोइंसाइड विद द डिस्टल वॉल ऑफ द लोअर K9। वहाँ से आपकी ये मोलर रिलेशन आगे से शुरू होती है। तो इसमें जब हम लोअर प्री मोलर लगाते हैं तो उसमें या अपर प्री मोलर लगाते हैं तो उसमें ये बाज़ दफ़ा ये स्पेस ज़्यादा ओवरजेट रखने की वजह से स्पेस कम हो जाती है या जार रिलेशन ऐसी होती है, तो उसमें हम जो है अपर फर्स्ट प्री मोलर या सेकंड मोलर मिस भी कर सकते हैं। तो आपका जो अपर टीथ हैं वो K9 से लेके अपर पोस्टीरियर जो है K9 से लेके टुब्रासिटी तक ही उनकी लेंथ जानी चाहिए। टुब्रासिटी के ऊपर आपने टीथ को सेट नहीं करना। इसी तरह लोअर में जब आप लगाते हैं एरिया जब आप डिटरमिन हम कर रहे हैं तो उसमें कॉर्नर ऑफ द माउथ से हमारा आपका असेंडिंग रेंगस यहाँ शुरू होता है, जो रिट्रोमोलर पैड का स्टार्ट है वहाँ तक ही हमारे लोअर टीथ जो हैं वो जाने चाहिए। मैक्सिलरी सेकंड मोलर जो है ये इसकी शेप या इंक्लिनेशन या एंगल जो हैं वो फर्स्ट मोलर की तरह ही होते हैं, और लेकिन इसमें इसकी जो मीजियोपैलेटल कस्प है वो नियर टू द ओक्लूजल प्लेन होती है, वो टच नहीं कर। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये एक लेंथ वाइज एक आपके टीथ जो हैं कस्प टिप्स जो हैं वो एक कर्व बनाएंगी एंटीरियो पोस्टीरियरली। इसे हम कर्व ऑफ स्पी कहते हैं। All four cusps are short of the occlusal plane, but the mesiopalatal cusp is more closer to it। तो इस तरह से आपने ये देखा कि अपर टीथ जो हैं हमने वो अपर में चूँकि रिजॉर्प्शन रिज की ज़्यादा है, अपवर्ड है, इनवर्ड है, तो आपका ये बक्कोलिंगुअल जो गाइडलाइन है हम वो लोअर रिज सेंटर ऑफ द रिज से ही डिटरमिन करते हैं। तो आपके इस तरह से जो टिप्स ऑफ द मीजियोपैलेटल कस्प्स हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं विद द लोअर सेंटर रिज, और लोअर सेंटर आपके वो लोअर टीथ जो हैं वो यहाँ पर ही आपके वो लाइन आएगी जिसमें ये सारे फोसाज ऑफ द लोअर टीथ होंगे। इस तरह से हमने ये अपर टीथ लगाए। अब मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर से अगर हम शुरू करते हैं तो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर या प्रीमोलर जो हैं ये सेंटर ऑफ द रिज पर ही आते हैं। दोनों तरफ से इनके रिजॉर्प्शन जो है वो तकरीबन बराबर होती है, और सेंटर ऑफ द रिज को ही हम की मानते हैं इसके सेटअप के लिए। अब इसका आपने देखा ये K9 से आगे हमने जो K9 और अपर फर्स्ट प्रीमोलर के दरमियान ये टूथ आएगा।
तो हमारे टीथ सेटअप में आप ये देखेंगे कि सवाए लोअर सेंट्रल इंसाइजर और अपर सेकंड मोलर के बाकी हर टूथ जो है वो कवर करेगा अपोजिंग टू टीथ को। तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रीमोलर जब हम सेट करते हैं तो ये अपर K9 और फर्स्ट प्रीमोलर में आएगा। तो अगर इसमें यहाँ ये जगह नहीं बन रही तो इसमें ये है कि या तो हम अपर, जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट प्रीमोलर को मिस कर लेंगे या इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। चूँकि हमने ओवर जेट ज़्यादा रखा है एंटीरियर्स में या रिज की रिलेशन जो है उसकी वजह से ये अगर हमें ज़रूरत पड़े, लेकिन आपने इसको इंटर जो कस्पेशन है इनकी आपस में वो टाइट सेटअप में रखनी है। तो इस तरह से हम ये सेंट्रल ओक्लूजन जो है जो हमने डिटरमिन किया सेंट्रिक जार रिलेशन से, उसको ही फॉलो करते हुए आप ये नॉर्मल कस्पल रिलेशन में ये अपर और लोअर टीथ जो हैं वो सेट कर रहे हैं। जब आपने देखा कि आपकी जो अपर में कर्व ऑफ स्पी बनी है वही बैलेंसिंग कर्व जो है ना वो अब हम लोअर में बनाएंगे। तो उन टीथ को जिस तरह फर्स्ट मोलर में हमने देखा इसी तरह सेकंड मोलर में और फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड ये आपस में इंटरडिजिटेट करेंगे और ये क्लोज प्रेसिंग टाइप टाइट कॉन्टैक्ट में हमने अपर लोअर सेटअप करना है। अगर इसके दरमियान थोड़ी सी वैक्स आ जाए या थोड़ी सी इरेगुलर आ जाए तो प्रोसेसिंग के वक्त ये वैक्स जो है ये एक तो उस टूथ को फ्लास्क से हटा देगी, वहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देगी, और दूसरा ये है कि अगर वहाँ एक्रिलिक आ गया तो सारा ओक्लूजन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड प्रीमोलर लॉन्ग एक्सिस टिल्ट्स स्लाइटली लिंगुअली। तो अब ये टीथ जो है आप देखेंगे कि स्लाइटली टिल्ट करेंगे लिंगुअल साइड पर और इनकी कस्प जो हैं वो आपके ओक्लूजल प्लेन से 1 to 2 मिलीमीटर जो हैं वो हाई रहेंगी। क्यों कि ये कस्प जो हैं आपकी बक्कल कस्प जो हैं वो आपकी ओक्लूड कर रही हैं कहाँ पर, फोसा ऑफ द अपर मोलर्स और प्री मोलर्स में। तो ये ओक्लूजल प्लेन जो है वो हमने डिटरमिन किया अपर में कस्पल टिप्स के साथ। तो इसी तरह फिर ये लोअर कस्प जो हैं ये 2 मिलीमीटर ओक्लूजल प्लेन से ऊपर चली जाएंगी टू सीट इन दी फोसाज एंड ग्रूव्स ऑफ दी अपर मोलर्स। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर जब हम लगाते हैं तो इसमें यही है कि लॉन्ग एक्सिस टिल्ट करेगा लिंगुअली व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट। तो इस तरह से ये लिंगुअली मोलर और फर्स्ट मोलर का जो टिल्ट करना है उससे आप दोनों साइड की आप देखेंगे तो ये आप मीडियो लैटरल जो है आपकी फिर एक कस्प बनेगी। ठीक है जी। ये कस्प जो है वो टिप्स ऑफ दी कस्प्स ऑफ दी बोथ साइड्स मैंडिबुलर मोलर्स ये बनाएगी। तो इस कस्प को हम इस कर्व को हम कहते हैं कर्व ऑफ विल्सन। तो ये दोनों कर्व जो हैं ये फिर आगे जाके बैलेंस ओक्लूजन जब हम करेंगे तो उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। All 4 cusps are above the occlusal plane with the buccal and distal cusps higher
than the mesial and lingual cusps. ये इस तरह से कर्व ऑफ स्पी आप देख रहे हैं, ये बन रही है जिस तरह से एंटीरियो पोस्टीरियरली आपका सेटअप जो है वो जा रहा है। तो लोअर में आपके जो मोलर्स हैं वो असेंडिक रेमस से या रेट्रोमोलर पैड से पहले ही उस एरिया में ख़त्म हो जाएंगे सेटअप में। अब ये इसकी बक्कोलिंगुअल विड्थ जो है वो हमने किस तरह से डिटरमिन की थी। न्यूट्रल जोन में, न्यूट्रल जोन को हमने डिटरमिन भी कर लिया मटेरियल कंपो या रबड़ बेस के साथ। बाज़ दफ़ा उस एरिया को हमें आइडिया जो है वो हो जाता है। तो यूजुअली जो है ये आपका न्यूट्रल जोन या पोस्टीरियर टीथ की जो विड्थ है, एक तो हमने इसका ओक्लूजल टेबल जो है वो कम रखा। तो ओक्लूजल टेबल कम रखने से रेज रिजॉर्प्शन जो है वो कम होगी, पॉलिश सरफेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी और बोलस ऑफ फूड जो है वो आपका रोटेट करके दोबारा ओक्लूजल सरफेस में अंटिल इट इज़ रेडी फॉर स्वेलिंग वो आ जाएगा। और इसकी जो लिंगुअल है आपकी पोस्टीरियर जो है लोअर में, वो माइलोहाइड सरफेस जो है वो माइलोहाइड रेज के ऊपर ही आती है, उससे अंदर नहीं जाती। अगर इनवर्ड ग्रो करेगा तो आपका जो है वो आपकी टंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी और टंग जो है उसको जगह नहीं मिलेगी। और आउटसाइड अगर हम रख देते हैं तो उसमें चीक फुलनेस होगी और ये बक्कल कॉरिडोर हम आगे जाके देखेंगे कि उसके लिए जगह जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो वो भी जो है वो चीक को बाहर से पफी फेस जो है वो बनाएगी, और जो है वो अगर कम होगी तो बक्कल कॉरिडोर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मैंडिबुलर सेकंड मोलर more inclination than the first molar in both the frontal and sagittal plane. All the cusps are above the occlusal plane and higher than the first molar. तो फर्स्ट मोलर से चूँकि कर्व ये बना रही है, कर्व ऑफ स्पी बना रही है, तो और ये जो है वो फर्स्ट मोलर से इसकी कस्प जो हैं वो हायर भी होंगी और इनवर्ड लिंगुअल इंक्लिनेशन भी उनकी होगी। तो इस तरह से ये आप अगर सामने से देखेंगे बक्कल साइड से, तो टिप ऑफ द K9 से ये बक्कल कस्प्स की टिप्स जो हैं ये कर्व की सूरत में ऊपर जा रहे हैं अप टू दी कंडाइल TMJ में। तो ये जो कर्व बन रहे हैं इसे हम कर्व ऑफ स्पी कहते हैं। ये बक्कल कॉरिडोर, space between buccal surface of the posterior teeth and the inner surface of the cheeks. Excessive buccal corridor results when posterior teeth are set too far lingually. ये डार्क स्पेसेस अपीयर एक्सेसिव जो होंगी अनस्थेटिक भी लगेंगी और उसमें चीक जो है वो इनवर्ड उसकी इन्वेजिनेशन होगी, जिससे जो है वो एस्थेटिक मसला होगा। Inadequate buccal corridor occurs when posterior teeth are placed too far buccally, causing obliteration of buccal corridor. ये जब हम एंटीरियर साइड पे आपका बोलस ऑफ फूड जो है वो जो प्रिवेंट होता है, तो उसमें ये मॉड्यूलस जो है उसका बड़ा रोल है कि आपके चीक के जो जितने मसल्स हैं जिसमें
आर्बिकुलरिस है, बक्सीनेटर है और राइजोरस है, zygomatic आ गया। तो एरिया नियर द कॉर्नर ऑफ द माउथ where 8 muscles converge that functionally separates the labial vestibule from the buccal vestibule, meeting point of 8 muscles। तो यहाँ ये जो है ये यहाँ से ये इसकी जो एंटीरियर जो है ये फूड का स्टॉप बनता है, जिससे फिर वापस वो रोटेट होके जो है वो ओक्लूजल सर्फेस ऑफ द टीथ पे जाता है। तो इस तरह से ज़ाइगोमैटिकस है, लेबिया स्पीरियोरस है, आर्बिकुलरिस, मेंटालिस, ट्रायंगुलरिस, ये सारे मसल्स इसको ये आप देखें, अगर एलए दिया है, इंजेक्शन आपने फुल ब्लॉक दिया है लोअर को, तो उसमें जब तक वो एनेस्थीसिया का असर रहता है तो पेशेंट अगर पानी पिए तो यहाँ से उसका सलाइवा या वाटर जो है वो ड्रॉप कर जाता है नीचे, तो यहाँ फिर वो ये कंट्रोल नहीं रहता मसल्स का। तो च्यूइंग के दौरान ये बक्सीनेटर मसल या आर्बिकुलरिस ऑरस मसल जो है इसको क्लोज कांटेक्ट की वजह से फिक्स करते हैं फूड को, जो उससे बाहर मुंह के नहीं आता। कंट्रैक्शन ऑफ मॉडुलस presses the corner of the mouth against the premolar such that the occlusal table is closed in front. Because of this action, food cannot escape out of the mouth when crushed by premolars and molars. It also contributes to the stability of the denture. तो ये चीक मसल्स ही सारे ये आ रहे हैं, तो एक तरफ चीक मसल्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो आपके टंग है, तो दोनों का एक्शन जहाँ न्यूट्रलाइज हो रहा है वहीं पर ही आपका जो है ना डेंचर स्टेबल रहता है। ये ओक्लूजन में कर्व ऑफ स्पी है, भी डिस्कस किया हमने, कर्व ऑफ विल्सन है और कर्व ऑफ मॉनसून है। तो ओक्लूजन क्या है, जहाँ पर आपके अपर लोअर टीथ ओक्लूड कर रहे हैं, और कंप्लीट नेचर में हमने सेंट्रल ओक्लूजन जो है वो मोस्ट रोटूटेड पोजीशन को ही माना है। और ये ओक्लूजन अगर आप देखें तो नेचुरल टीथ में भी है और आर्टिफिशियल टीथ में भी है, और ये इसकी डेवलपमेंट में इसको आइडियल बनाने के लिए अच्छे से अच्छा जो डेंटिस्ट्री में प्रोस्थोडोंटिस्ट जो हैं उनका ही बहुत ज़्यादा रोल है टू फाइंड एन आइडियल ओक्लूजन। इसमें ये ओक्लूजन जो है वो एक स्टैटिक कंडीशन नहीं है, डायनेमिक है। डायनेमिक से मुराद ये मूव करता रहता है। अगर आप नेचुरल टीथ में भी देखें तो पेरिडोन्शियम है, पेरिडोन्शियम एक स्ट्रेस ब्रेकर का काम करता है, तो जब प्रेशर आता है तो आपके टीथ जो हैं वो थोड़ा सा इलास्टिसिटी की वजह से नीचे मूव कर गए। इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट, लैटरल प्रेशर आया तो थोड़ा सा ओक्लूजन आपका लैटरल साइड पे अलॉन्ग विद अपर एंड लोअर टीथ वो चला गया है। इसी तरह प्रोट्रूसिव में है। तो ये ओक्लूजन ही जो है वो हम कहते हैं कि यही एक आइडियल चीज़ है कि ओक्लूजन इज़ डेंटिस्ट्री एंड डेंटिस्ट्री इज़ ओक्लूजन। तो कोई भी स्पेशलिटी जो है वो हमेशा ये ओक्लूजन ही को ही नॉर्मल जो क्लास 1 है उसमें लाने के लिए कोशिश करती है। ये कर्व ऑफ स्पी है जी, इट रेफर्स टू द एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द ओक्लूजल सरफेस beginning at the tip of lower cuspid and following
cusp tip of bicuspid and molars continuing as an arc through the condyle। ये मतलब एंटीरियर K9 से लेके आपके जो है वो सर्कल बना रही है, ठीक है जी, 4 इंच इन डायमीटर। कर्वा विल्सन जो है जी, जिस तरह मैंने बताया कि मीडियोलैटर है, जब आप सेटअप कर रहे हैं तो आपने जो है वो जो बक्कल साइड की कस्प जो हैं वो लोअर में ऊंची रखी हैं और लिंगुअल साइड की कस्प जो हैं वो नीचे रखी हैं, ठीक है। तो इससे भी ये एक कर्व बन रही है, मीडियोलैटरल कर्वेचर ऑफ द occlusal plane of posterior teeth। 2 डायमेंशनल है, ये अपोजिट जो है राइट एंगल है टू दी कर्व ऑफ स्पीच। पर्पज ऑफ दिस आर्क इन occlusal curvature is to complement paths of the condyles during movement of the mandible। तो ये मूवमेंट आपकी मैंडिबल जो लेटरल साइड पे मूवमेंट दे रहा है उसको ये कंपनसेट कर रही है। कर्व ऑफ मॉनसून जो है जी, ये एक स्फीयर टाइप जो है वो आपका 4 इंचेस रेडियस में वो कर्व यहाँ से डिटरमिन हम कर रहे हैं। कनेक्टेड द कर्व ऑफ स्पी एंड कर्व ऑफ विल्सन टू ऑल कस्प्स एंड इंसाइजल एजेस। ये हर तरफ से अगर हम इन लाइंस को मिलाएं तो ये एक स्फीयर टाइप जो है ना वो बन जाएगा, जिसका रेडियस जो है वो 4 इंचेस है, विच फॉर्म द स्फीयर ऑफ ए 4 इंचेस रेडियस अडॉप्टेड इटसेल्फ टू द कर्व। ये जो हमारी ये जो कस्प बन रही हैं ये सेगमेंट आपका आप स्फीयर का ही ये हिस्सा फिर है। इसके अलावा एक और कस्प आपने नोट किया कि जब आप अपर मैक्सिलरी टीथ लगा रहे हैं तो उसमें जो सेकंड प्रीमोलर फर्स्ट प्रीमोलर था उसकी आपने जो पैलेटल कस्प है उसको 1 मिलीमीटर हायर रखा था, तो वो भी एक कस्प बना रही है जिसे हम रिवर्स कस्प कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सेटअप में हम मेंटेन करते हैं। ये ओक्लूजन स्कीम्स हमारी हम नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटअप किया, उसको बैलेंस्ड आर्टिकुलेशन में ले गए। बैलेंस्ड एक आपका सेटअप है, एक जिस तरह आपने कस्पल अनाटमी पढ़ी पीछे 20 to 30 डिग्रीज एनाटॉमिकल टीथ हैं, फिर फ्लैट 0 डिग्री मोनोप्लेन टीथ हैं। तो उसी तरह से जब हम उनको सेटअप में लाते हैं तो ओक्लूजन जो है वो चेंज होता जाता है। एक लिंगुलाइज्ड ओक्लूजन है, एक मोनोप्लेन है, एक बैलेंस्ड ओक्लूजन है। तो बैलेंस्ड ओक्लूजन को हम ही आइडियल इसलिए मानते हैं कि इसमें डेंचर स्टेबिलिटी जो है वो एनहांस करती है। अगर आप देखें तो हमारे जो मैस्टिकेशन जो है वो या च्यूइंग ऑफ द फूड है, ये 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स में है। तो अगर आप एक टाइगर को आप देखें वो किस तरह मीट पीस ऑफ मीट जो है वो लेता है, तो वो स्ट्रेट वे एक पीस ऑफ मीट को टीयर करता है, उसमें वो स्पंज की तरह सॉफ्ट करता है और उसको वो डाइजेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो दूसरी, और इसमें उसने कोई लैटरल मूवमेंट जो हैं वो नहीं की कि उसका फूड इस तरह के है कि वो ये कार्निवोरस जो हैं वो हैं एनिमल्स। और इसी तरह अगर आप एक काऊ को देखें तो उसका फूड जो है वो सेलुलोज है,
प्लांट्स का जो प्लांट सेलुलोज है उसमें वो मैक्सिमम लैटरल मूवमेंट करके प्लांट सेलुलोज से अपना वो फूड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो ह्यूमन जो हैं वो आपके आते हैं ओमनीवोर्स में। ओमनीवोर्स जो हैं वो दोनों ही फूड जो हैं वो ले रहे हैं। तो इसमें जो आपका लैटरल है, अगर तो आप ये हिंज एक्सिस मूवमेंट करें, ठीक है, हिंज एक्सिस मूवमेंट की है आपने और फूड को चॉपर की तरह या ओपन क्लोज में क्रश करके ले लिया है तो उसमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एवरी पेशेंट या मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है इसको वो हमारी हैबिट है कि लैटरल जो है ना उस पे हम लैटरल साइड पे फूड को क्रश करते हैं। तो इस तरह से जो जिस साइड पे हम उसको कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, तो वो साइड हमारी वर्किंग साइड है। दूसरी साइड जो है वो है बैलेंसिंग साइड। और इस तरह अगर प्रोविजन में जाते हैं तो सामने से इंसाइज जो है वो कर। तो बैलेंस रिक्लूजन के लिए हमें ये जो नॉन वर्किंग साइड है वहाँ पर भी हमने जो है वो कांटेक्ट, अक्लूजल कांटेक्ट जो है वो देते हैं। तो इसको हम इसलिए बैलेंस रिक्लूजन में रखते हैं कि डेंचर स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें एनहांस हो जाती है। तो आपकी ये देखें कि आपकी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो कंपैटिबल हैं एज कंपेयर टू दी लैटरल या हॉरिजेंटल या पैरा फंक्शनल फोर्सेस के, जो ज़्यादा लीथल हैं और जिनसे रेज रिजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है। बाइलैटरल बैलेंस रिक्लूजन, तो इसमें ये है कि वो आपने देखा कि इसमें हम जो है वो वर्किंग साइड, जब कंप्लीट डेंचर का पेशेंट फूड को च्यू कर रहा होता है तो उस वक़्त हमारी जो नॉन वर्किंग साइड है उसके भी हम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं ताकि डेंचर एक ग्रुप फंक्शन है, ग्रुप एक फंक्शनल साइड है, एक नॉन फंक्शनिंग ग्रुप है, एक कंडाइल सामने एंटीरियर ग्रुप है। तो इस तरह से हम जो जब बैलेंस रिक्लूजन में करते हैं टीथ सेटअप तो उसमें नॉन वर्किंग साइड पर भी जो है वो कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर आप देखें कि नॉर्मल नेचुरल जो आपके टीथ हैं, अगर उसमें अगर आपको आप प्रोट्रूसिव साइड पे इंसाइजल एजेस आप एंटीरियर्स मिलाएं तो आपके पोस्टीरियर जो हैं वो नहीं मिलते, वो गैप आ जाता है। इसी तरह अपर और लोअर केनाइन को एक साइड पे मिलाएं तो वो भी पिछले नेचुरल टीथ जो हैं उनमें गैप आ जाता है। इस फिनोमिनन को हम क्रिस्टेंसन फिनोमिना कहते हैं और ये क्रिस्टेंसन फिनोमिना हम बैलेंस रिक्लूजन में अवॉइड करते हैं, ठीक है, ये क्रिएट नहीं करते। तो इस तरह से ये बैलेंस रिक्लूजन है। नॉन बैलेंस रिक्लूजन या मोनोप्लेन ओक्लूजन है, लिंगुलाइज्ड ओक्लूजन है, फंक्शनली जनरेटेड ओक्लूजल स्कीम है। Bilateral simultaneously anterior and posterior occlusal contact of teeth in centric and eccentric positions. नॉन बैलेंस मोनोप्लेन ओक्लूजन जो है इसमें टीथ जो है हमने वो मोनोप्लेन, जो उसमें बैलेंस ओक्लूजन में हम जो है वो एनाटॉमिकल टीथ ही इस्तेमाल करते हैं और एनाटॉमिकल टीथ जो है वो उनकी कस्पल इंक्लिनेशन के साथ ये जो है वो इंटरडिजिटेट करता है। अगर आप ये देखें कि ये बैलेंस ओक्लूजन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और ये क्रिस्टेंसन फिनोमिना किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं और वर्किंग और नॉन वर्किंग साइड के कॉन्टैक्ट्स जो हैं
वो दोनों साइड पे सिमुलटेनियसली किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि आपकी कंडाइलर गाइडेंस है, इंसाइजल गाइडेंस है, अक्लूजल प्लेन है, कर्व्स हैं आपकी, और कस्पल एंगल्स हैं, कस्पल इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, ये हैनोज क्विंट भी इसे कहते हैं। अब इसमें कंडाइलर गाइडेंस जो है वो हम डिटरमिन करते हैं पेशेंट से। जब आपने प्रोट्रूसिव में अपना सेंटर के बाद प्रोट्रूसिव आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये आपका लोअर जा फॉरवर्ड मूव कर रहा है एक पाथ पर, और वो पाथ जो हॉरिजेंटल आपकी जो है प्लेन, उसके साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज कंडाइलर गाइडेंस, कंडाइलर एंगल है। और ये डिटरमिन्ड है, ये फिक्स्ड है। अगर इसको हम जो है वो चेंज डेंटिस्ट नहीं कर सकता। बाकी फैक्टर्स में आपने देखा कि इंटीरियर सेटअप में हमने इंसाइजल गाइडेंस आ जाती है। इंसाइजल गाइडेंस क्या है कि ये एंगल फॉर्म्ड बाय द लोअर इंसाइजल एजेस विद द पैलेटल साइड ऑफ द अपर एंटीरियर साइड। तो ये हॉरिजेंटल के प्लेन के साथ ये जो एंगल बना रहा है, इसे हम इंसाइजल एंगल कहते हैं, ये इंसाइजल गाइडेंस एंगल कहते हैं। तो कंडाइलर गाइडेंस को हमने चेंज नहीं किया, नहीं कर सकते, लेकिन इसको हमने नॉर्मल नेचुरल से वहाँ तक जहाँ तक एस्थेटिक्स और फोनेटिक्स डिस्टर्ब नहीं हुए हम चेंज कर लिया। ठीक है जी। दूसरा, ये कर्व्स जो हैं, ये आर्टिफिशियल सेटअप में आप स्टीप भी कर सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं, और किसी भी एंगल पे विद इन नॉर्मल लिमिट जो है ये कर्व्स को भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये अक्लूजल प्लेन है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, अप टू 10 डिग्रीज जो नेचुरल आपका अक्लूजल प्लेन है उसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर नॉर्मल हमारी कस्ट जो हैं उनका एंगल 33 है या 30 है, तो उसको हम कम करके 20 भी कर सकते हैं। तो इस तरह बैलेंस्ड रिक्लूजन जिसमें क्रिस्टेंसन फिनोमेना नहीं होगा नेचुरल की तरह, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से? इन 5 फैक्टर्स की वजह से। तो बैलेंस रिक्लूजन का मेन इसका ये है कि डेंचर की स्टेबिलिटी है, डेंचर रॉक नहीं करेगा, और इसकी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और शेयर हो जाएंगे। द प्लेन ऑफ occlusion इज पैरेलल टू द रेजिडुअल रिज। ये जब हम मोनोप्लेन में या इसमें लगाते हैं तो उसमें हमारा जो है वो हम इतने एनाटॉमिकल जो है वो कस्प नहीं लगाते, तो उसमें ये प्लेन ऑफ occlusion जो है ये पैरेलल टू द रेजिडुअल रिज रख लेते हैं। नो कंपनसेटिंग कर्व्स आर गिवन। इनको हम फ्लैट भी लगा दें, और इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि इसकी वजह से आपकी जो लैटरल मूवमेंट हैं वो कम से कम जो हैं वो होंगी, जिसकी वजह से डेंचर स्टेबिलिटी का मसला नहीं होगा और रिजॉर्प्शन जो है नहीं होगी। नैरो टीथ आर सेलेक्टेड टू रिड्यूस occlusal forces। जिस तरह हमने देखा occlusal टेबल, हमने इसमें भी नैरो टीथ हम लगाएंगे। फोर्सेस आर डायरेक्टेड टू द bicuspid molar region। Patient is asked to avoid incising with the anterior teeth।
इंटीरियर से अगर वो करेगा, चूंकि ये बैलेंस्ड ओक्लूजन नहीं है तो उसमें करेगा तो डेंचर जो है वो फॉरवर्ड टिल्ट कर जाएगा। ये मोनोप्लेन आप देख रहे हैं टीथ में, ये सेटअप है। इसमें हम बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि एक रिटोमोलर पैड एरिया पे एक रैंप बना देते हैं, जिससे जो नॉन वर्किंग साइड है, जब वर्किंग साइड पे पेशेंट च्यू करता है तो वो जो रैंप जो है वो स्टॉप दे देता है और बेस जो है वो अनस्टेबल नहीं होती। लिंगुलाइज्ड ओक्लूजन भी एक फॉर्म है। इसमें जो है वो पैलेटल कस्प्स ऑफ द अपर जो हैं वो लोअर मोलर्स के फोसाज में अक्लूड करती हैं। तो ये पेस्टल मार्टर की तरह इसकी वो मूवमेंट होती है जिससे फूड च्यू होता है। और बाज़ दफ़ा जो हम लोअर टीथ में जो फोसा जो है उसको और डीप भी कर लेते हैं। This form of denture occlusion articulates the maxillary lingual cusps with the mandibular occlusal surfaces in centric working and non-working mandibular positions. Functionally generated occlusion ये किस तरह हम करते हैं जी? The registration of the path of the movements of the occlusal surfaces of the teeth of one dental arch to the teeth or occlusion rims of the opposing arch recorded with the help of a plastic medium। तो ये फंक्शनली जनरेट जिसमें हम ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है आप वो मूवमेंट्स करवाते हैं जिससे उसमें ये रिकॉर्ड जो हैं ये हम रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अब यही लिंगुलाइज्ड ओक्लूजन है आपका, जिसमें हमने इसके ओक्लूजल कंसेप्ट क्या है? सेंट्रिक जा रिकॉर्ड, सेंट्रिक जा हमने रिकॉर्ड सिर्फ लिया है। मोनोप्लेन लोअर पोस्टीरियर टीथ सेट टू रिट्रोमोलर पैड। ये एनाटॉमिकल अपर पोस्टीरियर टीथ जो हैं वो हमने एनाटॉमिकल लिए हैं विद ओनली लिंगुअल नॉट बकल कस्प्स टचिंग। तो इसमें जो मेन जो है वो लिंगुअल कस्प जो है वो फोसा के अंदर वो आ रही हैं। एडवांटेजेस इसकी क्या हैं जी? अपर मोलर्स वो चूँकि हमने एनाटॉमिकल टीथ इस्तेमाल किए हैं तो वो नेचुरल हैं। सम रेंज ऑफ पोस्टीरियर टूथ पोजीशन अलाउड रिपोर्टेड स्लाइटली बेटर च्यूइंग दैन मोनोप्लेन। मोनोप्लेन से इसकी च्यूइंग जो है वो बेटर हो। सम ग्राइंडिंग नीडेड टू क्रिएट अपर कस्प टिप्स लोअर फोसा कॉन्टैक्ट। हमने जो है वो ग्राइंडिंग फोसास की जो है ना वो की है ताकि उसमें वो उनका ओक्लूजन और कस्प टिप्स जो हैं वो आ सकें। ये इसमें जब हमने एनाटॉमिकल टीथ इस्तेमाल किए हैं 20 to 30 डिग्रीज, तो इसमें आपने ये देखा कि सेंट्रिक जा रिकॉर्ड भी लिया है, फेसबो रिकॉर्ड भी लिया है। फेसबो क्या है कि जी आपका मैग्जिला, रिलेशन ऑफ द मैग्जिला विद दी TMJ या कंडाइल के साथ, और ये डिफरेंट पेशेंट्स में ये डिफरेंट होती है। तो हमने इसको ओरिएंट किया है दिस रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ द फेसबो टू द आर्टिकुलेशन। तो इस तरह से हमने 20 to 30 डिग्री या एनाटॉमिकल जो टीथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सेंट्रिक जा रिलेशन भी लिया है और फेसबो रिकॉर्ड भी लिया है
और इसमें प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड जो है वो भी कंडाइलर एंगल डिटरमिन करने के लिए हमने किया है। और जब कंडाइलर एंगल हमने वहाँ से डिटरमिन किया तो इसको हमने हैनो के फार्मूले से L = h/8 + 12 करके हमने लेटरल भी डिटरमिन कर लिया। तो इसके लिए हमें जो है वो सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर, आपने पढ़ा होगा आर्टिकुलेटर्स में, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि आपके एक तो हिंज टाइप आर्टिकुलेटर्स हैं सिंपल, जो आपको वन वे अप एंड डाउन जो है वो दे रहे हैं। दूसरा सेमी एडजस्टेबल हैं जिसमें आर्बिट्रेरी हम डिटरमिन कर सकते हैं पेशेंट का रिकॉर्ड, उसमें कंडाइलर गाइडेंस, इंसाइजल गाइडेंस और लेटरल। तो हमारे पास जो आर्टिकुलेटर हम जहाँ ये सेमी एडजस्टेबल ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें आर्कॉन है और नॉन आर्कॉन है। तो आर्कॉन जो है वो बिल्कुल कंडाइल की ही शक्ल जो है TMJ की, तो उसमें कंडाइल जो है वो लोअर मेंबर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और हम जहाँ जो इस्तेमाल वो नॉन आर्कॉन है जिसमें कंडाइल जो है वो अपर मेंबर में हम देखते हैं इसको। तो इस तरह से ये जब हम एनाटॉमिकल टीथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वर्टिकल आपने नॉर्मल पहले लिया, फिर सेंट्रिक जा रिकॉर्ड। ये सेंट्रिक जो है ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट एवरी स्टेज ऑफ योर fabrication of complete denture you confirm it that your centric jaw relation is ideal and it is the most protruded position of the mandible। तो सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेट इस्तेमाल किया, ठीक है जी। फिर इसमें हमने वो अपर एंड लोअर जो है वो आइडियल जिस तरह हमने सेटअप अभी डिस्कस किया है उसकी तरह से टीथ की अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट टाइम, इसमें एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, कंप्लेक्सिटी ऑफ रिकॉर्ड्स है, लिमिटेशन ऑफ एंटीरियर टूथ पोजीशंस है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोस्टीरियर टूथ पोजीशन है टू दैट अलाउड बाय कस्पल एनाटमी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कस्पल एनाटमी को ही फॉलो करते हैं। जब आपकी लैटरल मूवमेंट्स हम करवाते हैं पेशेंट को तो उसमें जो है वो क्या होता है कि फंक्शनल कस्प्स को जो हैं वो फंक्शनल्स के साथ टच कर रही हैं और नॉन फंक्शनल जो है नॉन फंक्शनल के साथ। तो इसके लिए हम फिर वो ग्राइंडिंग जो बुल का फॉर्म अपर बक्कल और लोअर लिंगुअल ग्राइंड करके तो फिर इसको वो ऑक्लूजन में लाते हैं। मोनोप्लेन है जी, तो इसमें आपने ये देखा कि सेंट्रिक जा रिलेशन सिर्फ हमने लिया है, सिंपल आर्टिकुलेटर इस्तेमाल किया, सेमी एडजस्टेबल नहीं है। सेट एंटीरियर टीथ 12 विद ओवरजेट, इसमें हमने ओवरजेट ज़्यादा रखी है और ओवर बाइट कोई नहीं रखी। सेट लोअर टीथ इन फ्लैट प्लेन to middle of the retromolar pad, set upper to match, no attempt on contact on excursions। तो इसमें जो है वो lateral movements का हमें कोई डर नहीं है। सिंपलेस्ट रिकॉर्डिंग है, सिंपलेस्ट आर्टिकुलेटर है, क्विक अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, वाइड रेंज ऑफ पोस्टीरियर टूथ पोजीशंस पॉसिबल, no lateral stresses on mucosa with parafunction, easier for patients with uncoordinated closures। तो इसमें हो क्या जी, फ्लैट प्रीमोलर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लेस एस्थेटिक हैं, लेस एफिशिएंट च्यूइंग। जब कस्पल पेनिट्रेशन फूड में बोलस में नहीं होगी तो च्यूइंग इफेक्ट जो है वो भी कम होगा और एस्थेटिक नीड मोर ओवरजेट एंड नो ओवरबाइट। फ्लैट टीथ विद कंपनसेटिंग कर्व और सेकंड मोलर रैम्प, जिस तरह मैंने पहले बताया इसी तरह इसमें
सेंट्रिक रिलेशन है और सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं। एंटीरियर टीथ विद ओवरजेट एंड स्लाइट ओवरबाइट है। पोस्टीरियर सेट टू कॉन्टैक्ट ऑन एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑन नॉन वर्किंग और बैलेंस। तो ये मैं जिस तरह के हम एक रैंप बना देते हैं एक्रिलिक का, जो नॉन वर्किंग साइड पे ड्यूरिंग वर्किंग जो है वो उसको स्टॉप देता है, जिससे डेंचर जो है वो अनस्टेबल नहीं होता, उठता नहीं। ये सिंपल टू सेटअप allows for more aesthetic overlap of anterior teeth. The posterior point contact maintains denture base stability on excursions and parafunction. Slightly more laboratory step time than flat teeth. Premolars जो हैं वो appears flat if visible. ये आपकी नॉर्मल आपने सेटअप में देखा कि आपने ओवरजेट ओवरबाइट कितना रखा है और इसमें मोलर रिलेशन जो हैं वो क्लास 1 में किस तरह से आती है और इसकी K9 रिलेशन जो है वो, तो ये थोड़ा डिफरेंट है एंगल क्लास 2 में जब हम सेटअप करते हैं या क्लास 3 में करते हैं। तो जब हम क्लास 2 में सेटअप एंगल्स क्लासिफिकेशन जो है उसमें 2 में आते हैं, तो उसमें जो है वो लोअर रिज जो है वो आपको छोटा दिखता है, लोअर रिज स्मॉलर है एंड लिंगुअल इन रिलेशन टू दी अपर रिज जो है। तो ये आप देख सकते हैं कि अपर जो है वो ज़्यादा प्रोक्लाइंड हैं, लोअर रिट्रूडेड हैं और ऐसे जा में जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर ओवरजेट आ गई है, उसको हम किस तरह नॉर्मल ओक्लूजन या नज़दीक तरीन एस्थेटिक सेटअप करते हैं। तो आइडियल जो था वो तो यही था कि जहाँ पर ये टीथ ग्रो किए थे, जहाँ से निकले थे, वहाँ पर ही लगाए जाएं। लेकिन एस्थेटिक्स और फंक्शन को बेहतर करने के लिए हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि अपर का ये जो ओवर नॉर्मल बहुत ज़्यादा ओवरजेट था इसको हम कर देंगे, लोअर को थोड़ा बाहर निकाल देंगे, तो फिर भी हम जेनरस जो है वो एक अच्छा खासा ओवरजेट और ओवरबाइट मेंटेन करेंगे एस्थेटिक्स के लिए। इसमें एक प्रोनाउंस्ड हॉरिजेंटल ओवरलैप फिर भी हमने दे दिया, ठीक है जी। K9 रिलेशन इज मोर पोस्टीरियर एंड लिंगुअल एज कंपेयर्ड टू क्लास 1, ये थोड़ा पीछे ले गए हम, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड स्पेस ऑफ द लोअर रिज द प्रीमोलर्स मे बी ग्राउंड mesiodistally or one premolar on either side may be removed entirely depending upon the severity. नॉन एनाटॉमिकल टीथ हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं with shallow cusps are selected to reduce the stress on the weak lower ridges. Buccal cusp of upper and lower premolars are flattened to provide a stable centric occlusal contact. Molars are usually set up. तो इसमें बेशक ये क्लास 2 का है मोलर रिलेशन, लेकिन हम इसको हम क्लास 1 में ही सेट मोलर रिलेशन जो है वो करते हैं। बैलेंस ओक्लूजन स्कीम विद शैलो इंसाइजल गाइडेंस, ठीक है। क्लास 3 सेटअप में आपने ये देखा
कि लोअर जा जो है वो प्रोग्नेथिक है, लोअर जा फॉरवर्ड है, तो ये पहले से ये उल्ट हो गया। तो इसमें किस तरह से सेटअप हम करते हैं, उसमें ये है कि मैंडिबुलर आर्च इज लार्जर दैन द मैक्सिलरी आर्च। क्रॉस बाइट भी हम इसे कह सकते हैं। और द रिलेशनशिप बिटवीन द अपर एंड लोअर इंसाइजर इज altered, that is the overjet and overbite are eliminated। तो अगर हम इसको जो लोअर एंटीरियर फॉरवर्ड हैं दैन दी अपर एंटीरियर्स, तो हम इनको बैक पे ले आते हैं, पोस्टीरियर साइड पे ले आते हैं, तो या तो फिर ये एज टू एज हो जाएंगे, ठीक है जी, तो या थोड़ा सा जो है ना वो रिवर्स हमारा ये होगा। तो उसमें हम ओवरजेट और ओवरबाइट जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, वो रखते ही नहीं है, ठीक है जी। इन मोस्ट केसेस द इंसाइजर्स आर सेट एज टू एज, ठीक है, एज टू एज हमने उनको दे दिया। वाइल इन सीवियर केसेस द लोअर इंसाइजर्स आर सेट मोर एंटीरियर टू द अपर इंसाइजर। अगर इसमें आप ये देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी का मसला आ रहा है और जो है वो टंग जो है उसको इतनी प्लेस नहीं मिल रही, या हमारा सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत एडवांस केसेस में, सीवियर केसेस में हम जो है वो लोअर इंसाइजर आर सेट मोर एंटीरियर टू दी अपर इंसाइजर। या तो हमने एज टू एज रखा है इसको, तो या फिर ये है कि लोअर इंसाइजर्स फॉरवर्ड कर दी। द मैक्सिलरी इंटीरियर्स आर सेट एज फार फॉरवर्ड एज रिक्वायर्ड फॉर द लिप सपोर्ट एंड स्टैटिक्स। तो मैक्सिलरी इंटीरियर जो हैं इनको हम जितना आगे से आगे ले जा सकते हैं और लोअर इंटीरियर्स को जितना पीछे से पीछे ले जा के हम ये जो है वो इंसाइजल एजेस जो हैं आपस में मिला रहे हैं या उसका सेटअप कर रहे हैं। लोअर इंटीरियर्स आर प्लेस्ड एज लिंगुअल एज पॉसिबल विदाउट इंटरफेरेंस टू दी टंग। तो इसमें मेन यही है कि ये टंग स्पेस जो है ये फिर कम हो जाएगी और फिनेटिक्स का मसला और टंग बाइट का मसला होगा। Thus the appearance becomes less प्रोग्नेटिव। तो हमने एस्थेटिक्स को देखते हुए कंप्रोमाइज इसमें इनकी जो है वो जो असल न्यूट्रल जोन था या यहाँ से ये टीथ ग्रो किए थे उनको कंप्रोमाइज किया है to get the better aesthetics and function. Thus the appearance becomes less prognostic. The crossover point is the place where the teeth change from one relationship to the other. तो यहाँ से हमने ये टीथ की जो पोजीशन जो है वो चेंज की है, ठीक। Crossover point if present in posterior teeth, then those specific teeth are set in edge to edge relation। तो ये क्रॉस बाइट के केसेस जो हैं ये जिसमें लोअर जा पोस्टीरियर साइड पे बड़ा है अपर की निस्बत, ठीक है, तो ये क्रॉस बाइट हो गई। तो उसमें जो है हम जो अपर बक्कल टीथ हैं, अपर बक्कल कस्प जो हैं वो हम लोअर के फोसाज में जो है लगाते हैं। तो इस तरह से हम कर्व ऑफ स्पीड भी थोड़ा इन्हांस कर देते हैं और अपर जो हैं वो मोलर्स मोर इनवर्ड जो हैं आउटवर्ड हम करेंगे अपर मोलर्स को, ठीक है, और लोअर को इनवर्ड। क्रॉस ओवर पॉइंट इफ प्रेजेंट इन पोस्टीरियर टीथ देन दो स्पेसिफिक टीथ आर सेट इन एज टू एज रिलेशन है, या जिस तरह मैंने बताया कि वो बक्कल कस्प जो हैं आपकी अपर की वो लोअर के सेंट्रल फोसाज में आएंगी। द सेकंड प्रीमोलर इज यूजुअली द क्रॉस ओवर टूथ।
An additional molar is added on the lower arch to compensate for the larger mandibular size. अगर मैंडिबल का साइज काफ़ी बड़ा है तो हम एक और टूथ भी उसमें ऐड कर सकते हैं. The teeth used are non-anatomical teeth or the teeth with shallow cuspal inclination. Buccolingual inclines of the posterior teeth are flattened to reduce stresses. The transverse ridges are flattened to reduce mesiodistal interlocking during protrusive movement. ट्रांसफर रिजेज आपकी जो अक्लूजल सरफेसेस पे आ रही हैं उनको हम फ्लैट कर देते हैं, इसलिए कि मीजियो डिस्टल जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसमें वो डिस्टर्ब ना करें और प्रोट्रूसिव मूवमेंट फ्रीली हो सकें. बैलेंस occlusion is necessary so that smooth gliding lateral and protrusive contacts without interferences are provided. If the maxillary teeth are set more buccally than the ideal position, lever or tipping force will result which can displace the denture. तो इसमें एक तो डेंचर डिस्प्लेस भी होगा, दूसरा जो है वो इसकी लीवर एक्शन की वजह से ये डेंचर के सेंटर में फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे. इम्पिंजमेंट ऑफ द बक्कल म्यूकोजा होगी, चीक बाइटिंग होगी. इफ द मैक्सिलरी टीथ आर सेट मोर लिंगुअली देन द आइडियल पोजीशन तो फिर क्या होगा जी, टंग बाइटिंग होगी, टंग क्रैम्प्स हो गए, टंग को स्पेस नहीं होगी के लिए और फोनेटिक्स का मसला होगा. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डेंचर बाय द टंग, टंग डेंचर को बार बार पुश करेगी बाहर को. क्राउडिंग ऑफ द टंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट्स. तो इसमें आपने जो है वो सेटअप में आपने जिन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है उसमें इंटीरियर आपने लगाए, इंटीरियर में कंप्रोमाइज ओवर जेट ओवर बैट है और एस्थेटिक्स के लिए आपने लिप लाइन है, स्माइल लाइन है, उसको मेंटेन किया है, बक्कल कॉरिडोर को मेंटेन किया है और जो इसमें न्यूट्रल जोन में आपने टीथ को लगाया है और इसमें ये है कि आपकी K9 जो रिलेशन है वो मेंटेन करनी है, जो मोलर रिलेशन है अपर लोअर की वो मेंटेन करनी है, लोअर के सेंटर ऑफ द रिज पर डेंचर लगाना है आपने और पोस्टीरियर्स में ट्यूबरोसिटी पे आपका सेटअप ना आए और लोअर में आपका रिटोमोलर पैड असेंडिंग रेमस तक. तो ये आप देखेंगे कि ये जो मिसिंग टिश्यू वॉल्यूम था उसी में ही रहते हुए आपने उसी न्यूट्रल जोन में आपने सेटअप किया. अब अगर आपने ये और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आप मोलर्स लगा रहे हैं तो उसके फोसाज में देखना है कि कहीं वैक्स तो नहीं आ गई. और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी बक्कल या लेबियल साइड से सेटअप बिल्कुल सही है, आइडियल है, लेकिन लिंगुअल साइड से आप आर्टिकुलेटर को रिवर्स करके तो आप उल्टे से देखेंगे तो आपका गैप जो है वो लिंगुअल अपर और लोअर कस्प में थोड़ा सा वैक्स की श्रिंकेज की वजह से जो है वो आ गया है. तो इसको आप दोबारा जो है वो उसके साथ सीट करें. जितना टाइट कस्पल आपस में इसका रिलेशन होगा उतना ही अच्छा आपका जो है वो ओक्लूजन और डेंचर सेटअप होगा. तो इस तरह से एक तो हर तरफ से आपने ये रेडी फॉर ट्रायल कर लिया है
और इसका वैक्सअप आपने देखना है, गम मार्जिन जो हैं वो आपने बनाने हैं, फिस्टूनिंग कार्विंग जो है वो आपने जिस तरह करते हैं आपने वो किया हुआ है। और सबसे अहम बात कि आपका आर्टिकुलेटर जो है उसमें जो इंसाइजल पिन है आपने उसके देखना है कि वो कहीं हाई तो नहीं हो गई, तो ये जो है इससे वर्टिकल अगर हाई हो गया तो डेंचर फेलियर है। और ट्रायल के वक्त ख़ास तौर पर हमने इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि डेंचर बेस स्टेबल है, आपका जो सेटअप है वो जिस तरह आर्टिकुलेटर पर है उसी तरह आपके पेशेंट के मुंह में है, और इसमें जो आपकी कस्पल जो है कस्पल जो रिलेशन है वो मेंटेन हो रही है, और जो है वो बिटवीन अपर एंड लोअर आपके मोलर्स में ख़ास तौर पर या टीथ में कोई गैप नहीं है। अगर गैप है तो उसमें देखना है कि इसमें वैक्स आ गई है। वैक्स कहाँ आ गई है? वो आपकी फोसाज में क्लूजर सर्फेस में। और ड्यूरिंग सेटअप आप कई दफ़ा जब सेटअप करते हैं तो आपकी डेंचर बेस पे, वेस्टिब्यूल पे, डेंचर फ्लैंजेस पे भी वैक्स आ जाती है। अगर वो वैक्स क्योरिंग के वक्त वो वहाँ रही तो डेंचर फेलियर है। तो इस तरह से आपने इंसाइजल पिन, सेंट्रिक जार रिलेशन, वर्टिकल और टीथ को न्यूट्रल जोन में रखते हुए सेटअप करना है और रेडी फॉर ट्रायल जो है। रेडी फॉर ट्रायल जब आप पेशेंट के पास ये लेके जाएंगे लगाने से पहले तो ये बिल्कुल एक आइडियल, इसमें इधर उधर वैक्स ना लगी हो, डेंचर की जो नॉर्मल गम और म्यूकोजा अनाटमी है उसको आपने रिप्रोड्यूस किया है, आपने टीथ की जो रूट्स हैं उनको कार्व किया है, इस तरह K9 एमिनेंस है तो इसका एक बल्ज हम जो है वो उसमें देते हैं। सेंट्रल्स को भी इस तरह से वो कार्व करते हैं और उसकी फिस्टूनिंग करते हैं कि वो अपने नेचुरल जा से निकलते हुए नज़र आए। तो इसमें जो है ना ये आप इन बातों का ख्याल रखना है आपको। थैंक यू वेरी मच जी।